हम लोग उच्च न्यायालयों पर बात कर रहे थे और उच्च न्यायालयों पर बात करते हुए विशेषता क्षेत्राधिकार की बात हो रही थी। 215 की बात की थी हम लोगों ने, उसमें देखा था उच्च न्यायालय कैसा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसी ढंग का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई है और उच्च न्यायालयों के संबंध में भी अनुच्छेद 215 पर विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए उस पर बात करना समय की बर्बादी है। उससे आगे बात करते हैं। उसके बाद आपने देखा था कि 216 वो तो उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बात कर रहा था और 217 उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियां ये कैसे होंगी, इसके संबंध में बात हुई थी और ये सारी बातें हो चुकी हैं। और जहां तक उनके वेतन भत्तों आदि का सवाल है, तो इस संबंध में स्थितियां ठीक वैसी ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में क्या कहा था कि जिस डेट में वो न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट होंगे, उस डेट पर उन्हें जो वेतन छुट्टी आदि मिल रही है, उसमें अलाभकारी परिवर्तन ये संभव नहीं है। वही स्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में है। जहां तक कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल है, तो वहां भी स्थिति ठीक सुप्रीम कोर्ट जैसी ही है। यहां भी कार्य की अधिकता को देखते हुए 2-2 साल के कार्यकाल के लिए एक्टिंग जस्टिस अपॉइंट किए जा सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, अनुच्छेद 224 होगा संभवतः, ठीक है, हां 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। कहता है यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस थे उनकी संख्या प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की गई थी और कालांतर में समय की आवश्यकता के मुताबिक उसको बढ़ा देने की ताकत किसको दी गई, संसद को विधि बनाकर। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित बात थी तो यह किसे तय करना था, राष्ट्रपति को। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या स्वयं नियत नहीं की थी और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को नियत करने का हक केंद्रीय कार्यपालिका इसके पास पहुंच गया, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ भी कहेंगे या करेंगे तो अनुच्छेद 74 की भाषा के कारण से वो सब कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा। ऐसा हम लोगों ने देखा था। इसके बाद जहां तक सवाल यह है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अगर कभी राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो गई, अब ये जिस समय लिखा गया होगा 26 जनवरी 1950 से पूर्व, उस समय भारत का क्षेत्रफल वो तो इतना ही था, ठीक है ना। क्षेत्रफल में कोई घटोत्तरी ये तो हुई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो उससे पहले ही बढ़ चुका था। लेकिन जनसंख्या उस समय बेहद कम थी और ये सोचा नहीं जा सकता था कि इस हद तक मुकदमे पेंडिंग होंगे और जनसंख्या का विस्फोट होगा, इसलिए संभवतः ये बातें लिखी गई। अन्यथा आज की दशा तो यह है कि हर उच्च न्यायालय काम के बोझ से दबा हुआ है। आज कोई उच्च न्यायालय ऐसा नहीं है जिसमें कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्य की अधिकता को देखते हुए करनी न पड़ी हो, सब जगह करनी पड़ रही है और इसलिए एक परंपरा सी विकसित हो गई कि जो 2 साल के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है कार्य की अधिकता को देखते हुए,
वो अब ऐसे हो गई है कि पहले कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं और बाद में उन्हीं को स्थायी न्यायाधीश बना देते हैं। और अब तो एसपी गुप्ता और आपका जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें अनुच्छेद 224 की जो व्याख्या आई है, वो व्याख्या इस ढंग की हो गई कि जो एक्टिंग जस्टिस हैं 2 साल के लिए जिनकी नियुक्ति है, उन्हें बीच में हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें आप है तो वो जस्टिस, उन्हें हटाने के लिए तो आपको वही जजेस इंक्वायरी एक्ट, वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनानी है। तो उस ढंग से तो हटाना लगभग असंभव, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन और एसपी गुप्ता में यह व्याख्या आई कि ये जो प्रोविजन है कि कार्य की अधिकता को देखते हुए 2 साल के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये न्यायाधीश जब काम कर रहा होगा तो इसके सिर पर तलवार लटकी होगी कि अगर हमने अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काम नहीं किया तो हमारा रिन्यूअल नहीं होगा, भले ही कार्य की अधिकता रहे, क्योंकि यही तो लिखा है कि कार्य की अधिकता अगर होगी तो राष्ट्रपति कर सकेंगे, करेंगे ही, ये तो नहीं लिखा है, और कर भी सकेंगे तो इन्हें ही करेंगे, इन्हें नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा। तो आखिर कुछ सेफगार्ड अगर नहीं आए तो फिर ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ खतरनाक खिलवाड़ होगा। ये चर्चा, ये बात आई है, क्योंकि यहां क्या कहता है, एक बार इसे पढ़ लेंगे, कहता है यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण, उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तो समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के से परामर्श करके, ये तो अब कॉलेजियम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, सम्यक रूप से अर्हित, यानी जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता है, सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि 2 वर्ष से अनधिक, यानी 2 महीने के लिए, महीने भर के लिए, और मैक्सिमम 2 ईयर के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह भी नहीं लिखा कि 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए हमने नियुक्त किया तो फिर 2 वर्ष से पूर्व कार्य अगर खत्म हो गया तो हम उन्हें हटा पाएंगे या नहीं, यह भी नहीं लिखा है, ठीक है। चलो, उसके संबंध में तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई या तो काम खत्म हो जाना चाहिए तो हम हटाएंगे, और काम के रहते हुए हटाएंगे तो फिर आपको प्रक्रिया वही अपनानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जानी चाहिए। लेकिन अगर हमने रीअपॉइंटमेंट कार्य की अधिकता रहते हुए भी इस व्यक्ति का न किया तो ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं है, ठीक है। तो यह स्थिति न्यायालय की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ठीक स्थिति नहीं है, तो इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल उठा, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन में जो स्थितियां आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश आपने नियुक्त किया, अगर उसे रीअपॉइंट आप नहीं करना चाहते तो फिर एक ही बात होनी चाहिए कि या तो आप उसमें कोई ऐसी खराबी बताएं जिसकी वजह से आप उसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, एक बात। दूसरी, या फिर आप ये बताएं कि अब काम ही इतना नहीं बचा कि इनकी कोई जरूरत हो, तभी ऐसा किया जा सकेगा। अदरवाइज वो अगर अपने रीअपॉइंटमेंट के लिए दोबारा फाइलिंग करते हैं
तो आपको उन्हें कंसीडर करना ही होगा। ठीक है, इस ढंग से इसकी व्याख्या आई है। तो अपर न्यायाधीशों की आज स्थिति यह हो गई है कि पहले वो अपर न्यायाधीश 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और उसके बाद उन्हीं को परमानेंट जज अपॉइंट कर दिया जाता है। ये एक परंपरा सी विकसित हो गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपर न्यायाधीश ही बने रहे, कभी भी परमानेंट जज न बने। ठीक है ना, तो ये आपका अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, फिर कहता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अब परमानेंट जज है, लेकिन अनुपस्थिति के कारण या बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से वो न्यायिक कार्य करने में असमर्थ है, तो फिर कौन कहता कि, और चाहे चीफ जस्टिस, चाहे परमानेंट जज या चीफ जस्टिस, तब राष्ट्रपति कॉलेजियम की राय लेकर जो सम्यक रूप से आहरित व्यक्ति है, ठीक है, उसे कार्यकारी न्यायाधीश के तौर पर या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और आयु ये खूब पूछते हैं कि हाईकोर्ट के जस्टिस रिटायर कब होंगे, किस एज पर, तो वो 62 साल बताई गई है। ठीक है, अब 224 है, ये भी आप अपने आप देख सकते हैं कि अगर कभी जरूरत है तो जो रिटायर्ड जज हैं उनकी सहमति से उच्च न्यायालयों की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें इनवाइट किया जा सकता है। और यह भी प्रोविजन पीछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसा ही है। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग जुरिडिक्शन पर बात करें हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को परिभाषित करने वाला जो अनुच्छेद है वो 215, जो उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है, और उसके बाद 225, 226 और 227। अगर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर बात करें, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अनेकों क्षेत्राधिकार सामने आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन से संबंधित मामलों को यह सुन सकता था। इसके अलावा उनका अपीलेट जुरिडिक्शन था, उसके अलावा उनकी सलाहकारी अधिकारिता, उनकी कंटेम्प्ट का जुरिडिक्शन, उनके अनेकों जुरिडिक्शन थी, उनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन था अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ऐसे ही उच्च न्यायालय इसका भी जुरिडिक्शन है। तो अगर उच्च न्यायालय के जुरिडिक्शन के संबंध में अनुच्छेद छांटे जाएं तो 215 ये उसे अभिलेख न्यायालय ये घोषित करता है, 226 उसे रिट कोर्ट ये बनाता है, और 227 उसे अधीक्षण संबंधी अधिकारिता ये देता है, और शेष उच्च न्यायालय का सामान्य क्षेत्राधिकार किससे तय होगा, अनुच्छेद 225 से। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पूर्व इस देश में काम कर रहे थे। हां, ये ठीक है कि वे इतने शक्ति संपन्न होकर काम नहीं कर रहे थे। जैसे भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात देश का प्रत्येक उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति से संपन्न हो गया, और अधीक्षण संबंधी अधिकारिता इससे भी संपन्न हो गया। जब भारत का संविधान लागू नहीं था तब केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास यहां के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति थी, शेष किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति नहीं थी।
वो रिट जारी करने की शक्ति उन्हें कहां से मिली थी? तत्कालीन समय में जो भारत का संविधान माना जाता था, यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से पूर्व जो भारत का संविधान माना जाता था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, उससे उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति मिली थी, लेकिन सभी उच्च न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं थी। यह सिर्फ कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास थी, और वो भी कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय जितने क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते थे, उस समस्त क्षेत्र पर उन्हें रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। केवल उनका मूल क्षेत्राधिकार, यानी मूल क्षेत्राधिकार ये एक शब्द है, और ये हमने कई बार आपको बताया है। मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुडिक्शन, ये न्यायालय के उस क्षेत्राधिकार को कहा जाता है जिस क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालय किसी वाद कारण पर सुनवाई के प्रथम न्यायालय के तौर पर किसी वाद कारण पर सुनवाई करने और उसे निर्णित कर देने का अधिकार रखता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित विषय प्रथम बार उच्चतम न्यायालय में ही उठाए जाएंगे और वही उनकी सुनवाई करेंगे और उन्हें निर्णित करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि पहली बार जब किसी न्यायालय को किसी वाद कारण पर सुनवाई करने और निर्णित करने का हक मिला हो तो उसे उस न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार यह कहा जाता है। तो जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय थे, वो जिस क्षेत्र के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के तौर पर काम कर सकते थे, केवल उतने क्षेत्र के संबंध में, न कि संपूर्ण उस क्षेत्र के संबंध में जिस पर उनकी अधिकारिता का विस्तार था। अधिकारिता का विस्तार अपीलेट जुडिक्शन, ठीक है। सामान्यतः उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय? अपील का न्यायालय है। सामान्यतः उच्च न्यायालय कैसा है? आपका रिविजनल कोर्ट है, ठीक है ना। तो अपीलीय न्यायालय के तौर पर, जो पुनरीक्षण के न्यायालय के तौर पर, उनकी अधिकारिता का विस्तार जितने क्षेत्र पर हो रहा था उस संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में उन्हें रिट की अधिकारिता प्राप्त हो ऐसा नहीं था, बल्कि वो जितने क्षेत्र के संबंध में मूल अधिकारिता के न्यायालय माने जाते थे, केवल उतने क्षेत्र के संबंध में उन्हें रिट जुडिक्शन मिला हुआ था। और मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय, कलकत्ता का न्यायालय सिर्फ कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी टाउन था, बंबई का उच्च न्यायालय जो बंबई का प्रेसिडेंसी टाउन था, मद्रास का उच्च न्यायालय जो मद्रास का प्रेसिडेंसी टाउन था, जिसे वर्तमान में आप मद्रास, कलकत्ता और बंबई, कलकत्ता भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव खरीदे थे, वो सुल्तानाती और जाने क्या क्या, उन 3 गांवों से वर्तमान कलकत्ता निर्मित हुआ, ठीक है ना। तो ये जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, इन्हीं के संबंध में केवल इन 3 न्यायालयों को भी रिट अधिकारिता प्राप्त थी, शेष किसी को तो रिट अधिकारिता थी ही नहीं। लेकिन हां, ये ठीक है, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच आर फंक्शनिंग इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है ना, बिफोर द एडवेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही है, ठीक है। तो लेकिन इस रूप में काम नहीं कर रहे थे जिस रूप में आज काम कर रहे हैं। तो आज उच्च न्यायालयों के जब क्षेत्राधिकार पर हम बात करेंगे तो मुख्यतः जिस आर्टिकल को देखा जाएगा वो कौन सा है? अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। जो विद्यमान उच्च न्यायालय हैं, इनकी अधिकारिता किन विषयों पर होगी? तो कहता है
इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए मीनिंग देयर बाय जिन विषयों पर मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट किया गई वही रह गई, ठीक है ना, क्योंकि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए आप ये नहीं कर सकते। जैसे आपको यानी उच्च न्यायालय को उस संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में जिस क्षेत्र में वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, स्थित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 226 में वे क्या कर सकते हैं? आदेश, रिट, निर्देश और ऐसी रिटें जो 5 प्रकार की रिटों की प्रकृति की हैं, इन द नेचर ऑफ 5 टाइप ऑफ रिट्स जारी कर सकते हैं। और किसी को भी ये नहीं लिखा है किसको जारी करेंगे। और आप जानते हैं सर्चेरियो और प्रोविशन ये ऐसी रिट्स हैं जो न्यायालयों को भी जारी हो सकती है, ठीक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जारी कर सकते हैं? भाई अनुच्छेद 226 में ये तो नहीं लिखा कि किस प्राधिकारी को जारी करेंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से सबऑर्डिनेट भी नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल आर्टिकल इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि यह कहता हो कि उच्च न्यायालय उनका अधीनस्थ है, कहीं नहीं लिखा है। हां, जुडिशियल हायरार्की में उनकी बात सर्वोच्च है, ये बात ठीक है, लेकिन सर्चेरियो हम जारी क्यों नहीं करेंगे? और आपको जब हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ाई थी तब 1993 उससे पूर्व जब सीनियरिटी रूल का उल्लंघन करके, ठीक है, आपका जस्टिस राय को सीजीआई अपॉइंट किया गया था तो दिल्ली हाई कोर्ट में को वारंटो पड़ी थी, ठीक है ना। इसका मतलब तो यही निकला कि वो उनके अधीनस्थ नहीं है, ठीक है। और ये तो हमने आप अपनी बात साबित करने के लिए उदाहरण दिया, अदरवाइज जो कानून के प्रावधान हैं उनके आधार पर भी आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या जारी कर पाएंगे? तो इस विषय का कोई क्लियर उत्तर नहीं आया है अब तक, ठीक है ना। कोई क्लियर उत्तर नहीं आया कि सर्चेरियो जारी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये झंझट ना आए इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। ये ठीक है कि यू आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं हो सकता कि संविधान द्वारा सृष्ट अन्य प्राधिकारियों के साथ आप टकराव की स्थिति में आ जाएं। इसीलिए यहां लिखा है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा, इस संविधान द्वारा, संविधान से पूर्व नहीं, इस संविधान द्वारा यानी वर्तमान में समुचित विधानमंडल केंद्र में संसद हो गई और राज्यों में राज्य की विधायिका, ठीक है। तो उच्च न्यायालय को अधिकारिता कहां होगी? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। अब इस लाइन के आधार पर जो एग्जिस्टिंग लॉ थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के दिनांक पर, उन कानूनों के मुताबिक भी उच्च न्यायालय जिन शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे उनका प्रयोग आगे भी करते रहेंगे। वो इस लाइन पर निश्चित हुआ जहां पर उसने कहा कि किसी विद्यमान, ऊपर देखें कि प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, फिर कामा लेता है
और फिर कहता है कि किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा उस दिन जो उच्च न्यायालय विद्यमान है उनकी अधिकारिता, ठीक है ना, और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का, चाहे वे अकेले बैठे या खंड न्यायालयों में बैठे, विनियमन करने की शक्ति है, वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले थी। इसका मतलब उन्होंने बहुत व्याख्यायित नहीं किया है उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को। 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार के लिए तो अलग अलग आर्टिकल्स बना दिया। जो उनका कंटेम्प्ट का जुडिक्शन है वो 215 में आ गया, जो उनका रिट का जुडिक्शन है 226 में आ गया, जो उनका सुपरवाइजरी जुडिक्शन है 227 में आ गया, और जो उनका जनरल जुडिक्शन है वो कहां आया, 225, ठीक है ना, वो 225 में आ गया। 225 सामान्य क्षेत्राधिकार की बात करते हुए उन्हें वो समस्त क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जिसका उपयोग वो इस संविधान के लागू होने के दिनांक पर कर रहे थे, चाहे वो नियम बनाने की शक्ति हो, चाहे बेंचों में बैठने की शक्ति हो, चाहे अकेले न्याय निर्णयन की शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, सभी प्रकार की शक्तियां ठीक वैसी ही रहेंगी जैसी वे इस संविधान के लागू होने के दिनांक पर प्रयोग कर रहे थे, और कालांतर में इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन्हें वे शक्तियां भी होंगी जो ये संविधान देगा, क्योंकि संविधान के उपबंधों के अधीन ही रहना उन्हें। और साथ ही साथ समुचित विधानमंडल जो इस संविधान के द्वारा सृष्ट किया जा रहा है पहली बार, ये संविधान ही तो कह रहा है कि भारत की एक संसद होगी, ये संविधान ही तो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, ठीक है। तो इस संविधान द्वारा जो समुचित विधानमंडल सृष्ट किए जाएंगे, उनके द्वारा जो विधियां बनाई जाएंगी उन पर भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता रहेगी, यानी वो सारी अधिकारिताएं जो इससे पूर्व वे प्रयुक्त करते रहे वे भी रहेंगी, साथ ही साथ भविष्य में जो कानून बनेंगे उनके द्वारा जो अधिकारिता आएगी वो भी उन्हें रहेगी। और ये स्वयं भारत के संविधान ने घोषित किया है, और जब ये घोषित किया तो आप देखेंगे कि संविधान ने जितने उच्च न्यायालय बनाए हैं, कहा ना था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आपने 216 पढ़ा था, 216 कह रहा था कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, किंतु 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, इसकी व्यवस्था यह भी की जा सकेगी। तो जितने उच्च न्यायालय होंगे सबको आपका रिट जुडिक्शन और अधीक्षण संबंधी अधिकारिता भी आ गई, और इसका लाभ उन उच्च न्यायालयों को भी मिला जो पूर्व से रिट जारी करने की शक्ति से संपन्न थे, क्योंकि इससे पूर्व वे जिस क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकते थे वो बड़ा सीमित था, और अनुच्छेद 225 के अस्तित्व में आने के बाद उनके उस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस अनुच्छेद 225 ने सबको लाभान्वित किया है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। और परंतु में क्या कह रहा है, परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रह करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिस किसी निर्बंधन के अधीन था, वह निर्बंधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात लागू नहीं होगा, ठीक है ना। था क्या, अंग्रेज यहां सुव्यवस्था स्थापित करने को नहीं आए थे, इसलिए उन मूर्खों की बात कभी मत सुनिए जो ये कहते हैं कि इससे अच्छा शासन अंग्रेजों का था, उन बेवकूफों की बात कभी मत सुनिए।
वो बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने जो कुछ यहां बनाया वो इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें कोई लाभ हो, ठीक है, कार्य से तुम लाभान्वित हुए, ये दूसरी बात है, और कार्य तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, ये बिल्कुल अलग बात है। कार्य तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, इससे कार्य के कर्ता की सदाशयता यह प्रदर्शित होती है, और कार्य से तुम्हें लाभ हो गया, इससे भगवान की कृपा यह प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। वो काम जिससे आप लाभान्वित हो गए, इसके आधार पर कार्य का कर्ता निर्दोष नहीं माना जा सकता। आपने तो व्यक्ति की हत्या ही करनी चाहिए थी, यह अलग बात है कि उससे जो चोट लगी उससे उसकी गुम हुई याददाश्त वापस आ गई, लेकिन इसके आधार पर तुम्हें उसकी परिचर्या का पुरस्कार यह नहीं मिलेगा, तुम जेल ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका मूल्यांकन आपके कार्य के आधार पर होगा, ठीक है। तो अंग्रेजों का इस देश में जो मूल्यांकन है वो उनके कार्यों के आधार पर होगा, उनकी मनोदशा के आधार पर होगा, ठीक है। हमें उससे क्या लाभ हो गया, इससे कोई उन्हें लाभ प्रदान कर दिया जाए या उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस देश में जो कुछ बनाया वो इसे लूटने के लिए बनाया। उन्होंने अगर रेल चलाई तो इसलिए ताकि माल, ठीक है, वहां जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है वहां उत्पादित करके इंग्लैंड में भेजा जा सके और पैसे कमाए जा सके। उन्होंने अगर सड़क बनाई तो इसलिए ताकि क्रांतिकारियों को पकड़ने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम सुविधापूर्वक उस पर चलो, इसलिए इससे बिल्कुल दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं कि किसने हमें क्या दे दिया। होता क्या है, आप चीजों के स्वरूप को नहीं समझते। जैसे कई बार कहा जाता ना कि भगवान को आपकी असहाय अवस्था यह प्रिय है, तो आप इससे ऐसा मतलब निकाल सकते तो क्या भगवान बड़ा क्रूर है कि उसे हमारी असहाय अवस्था यह प्रिय है? ये तुम्हारे बारे में कहा जा रहा, भगवान के बारे में नहीं। क्योंकि जब तक तुम असहाय होगे नहीं तब तक तुम उसे पुकारोगे ही नहीं, ठीक है ना। जब तक तुम बिल्कुल असहाय अवस्था में नहीं आ जाओगे तब तक तुम उसे पुकारोगे ही नहीं, और जब तुम उसे पुकारोगे तभी तो आएगा। जब तक तुम उसे पुकार ही नहीं रहे, ठीक है, जब तक तुम अपनी शक्ति पर ही विश्वास किए हो या किसी अन्य की शक्ति पर विश्वास किए हो, तब तक वो आए भी तो कैसे, ठीक है। यही तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण द्रौपदी से कि तुमने हमें इससे पहले पुकारा कब? हम तो पहले से तैयार थे। तुम तो इससे पहले भीष्म से, द्रोण से, ठीक है, अपने पतियों से, जाने किससे किससे अपील कर रही थी, हमें तो तुमने पुकारा ही नहीं। हमें तो तुमने जिस क्षण पुकारा हम तो उसी क्षण आ गए, ठीक है। हमारे लिए तो तुम्हारी पुकार बस तुम करती तो, तुमने तो किया ही नहीं। तो आप इस बात का संबंध कि भगवान को असहाय अवस्था प्रिय है, इसका संबंध भगवान से नहीं है, इसका संबंध तुमसे है। क्योंकि जब तक तुम असहाय हो नहीं जाओगे तब तक तो भगवान को पुकारोगे ही नहीं, इसलिए कहा जाता है। तो आपको चीजों का सत्य स्वरूप समझना चाहिए। अंग्रेजों ने इस देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं खड़ा किया कि वो आपका कल्याण चाहते थे। अंग्रेजों ने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए खड़ा किया कि वे लाभान्वित हो, ठीक है ना। तो चीजों के बिल्कुल ठीक स्वरूप को समझ लेना चाहिए। तो आपका यहां क्या कह रहा था आपका, ठीक है, राजस्व। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें उन्होंने राजस्व का संग्रह अपने हाथों में रखा था, ठीक है ना।
आप देखेंगे जब प्लासी और बक्सर की युद्ध के बाद बंगाल को उन्होंने जीता तो आपराधिक न्याय प्रशासन ये उन्होंने बंगाल के नवाब से करवाया और ये एक चाल थी, क्योंकि बंगाल का नवाब जब आपराधिक न्याय प्रशासन करेगा तो लोगों को पकड़ेगा, फांसी पर लटकाएगा, जेल भेजेगा। तो जेल जाना किसी को अच्छा थोड़ी लगता, भले ही उसने चोरी की हो। आप देखो ना, बोले अमेरिका, अरे भाई तुम गए काहे थे? घर मकान बेचकर तुमने वीजा बिना लिए चोरी से तुम अमेरिका में घुसे तो भगाई जाओगे। ये कौन सी बात हुई? बोले हमने अपना घर मकान बेच के गैस कटर खरीदा क्योंकि हमें रिजर्व बैंक में चोरी करनी थी और हम पकड़ गए। अब गैस कटर खरीदने में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, तो साहब हम पे दया करो। भाई क्यों करे? क्यों तुमने गैस कटर खरीदा? ठीक करने तो तुम चोरी गए थे, इससे क्या मतलब? ठीक है, तो अजीब सी बात है। तो आप अगर चोर भी हैं तो भी जब आपराधिक न्याय प्रशासन का डंडा चलना शुरू होगा तो आप नाराजी होंगे। किससे? व्यवस्था से। तो जो नवाब था उसे आपराधिक न्याय प्रशासन दिया। आपराधिक न्याय प्रशासन कौन करेगा? नवाब। और दीवानी न्याय प्रशासन जिसमें तत्कालीन समय में राजस्व शामिल था, ठीक है ना, जो टैक्स का कलेक्शन था वो तब दीवानी क्षेत्राधिकार यही समझा जाता था। वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास। यानी पैसों का मसला अंग्रेजों के पास है, और जहां बुराई हो सकती है सत्ता से, व्यवस्था से, वो भारतीयों के पास है। इतने चालबाज और धूर्त अंग्रेज थे। हमने आपसे कई बार कहा था कि प्रसन्नता इस बात की नहीं है कि आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कोई भारतीय हो गया। जब ऋषि सुनक हुए थे, हमने आपसे कहा था कि प्रसन्नता इस बात की है, हम ये जानते हैं कि ऋषि सुनक भारत के हितों के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में, और लेने भी नहीं चाहिए। अगर हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होंगे तो हम इंग्लैंड के हितों के अनुरूप ही निर्णय लेंगे, लेने भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जो प्रसन्न थे वो इस बात से प्रसन्न थे कि तुमने ये कहा था कि हमें शासन की क्षमता नहीं और इसलिए हम तुम्हें शासित करेंगे। अब हम तुम्हें शासित कर रहे हैं, तुम्हारी इस बात को हमने गलत साबित किया है। प्रसन्नता इस बात की थी, और जो यहां प्रसन्नता मना रहे थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो प्रसन्नता क्यों मना रहे हैं। लेकिन सही बात यही थी कि प्रसन्नता इसीलिए मनाई जा रही थी, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन अपने पास रखा था और उसके संबंध में उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता नहीं दी थी। जब यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया तो उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी जो अधिकारिताएं पहले सरकार के पास थी, अंग्रेज तो सरकार में थे ना, और न्यायपालिका अलग होती है, वो कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वो जो प्रतिबंध लगे हुए थे राजस्व संबंधी जो प्राधिकारी थे, उन पर उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के विस्तार के संबंध में जो प्रतिबंध थे उनको हटा लिया गया, ठीक है, इस संविधान के द्वारा। और कहा गया कि परंतु राजस्व संबंधी अथवा उनका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिस किसी निर्बंधन के अधीन था, वह निर्बंधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात लागू नहीं होगा। यानी पहले क्या था कि अगर टैक्स कलेक्शन में कोई काम किया जा रहा है तो उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में उस टैक्स कलेक्शन के काम के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है ना, कुछ नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय आरंभिक अधिकारिता में उस टैक्स कलेक्शन के काम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। आज ऐसा नहीं है। आज आपके खिलाफ जीएसटी की आरसी निकलती है, आप फौरन हाईकोर्ट पहुंच जाते हो और कहते हो रिट जारी कर दी जाए। वो किस आधार पर जाते हो? 225 के परंतु के आधार पर, क्योंकि राजस्व संबंधी अधिकारिता के प्रयोग पर जो निर्बंधन थे उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग पर, वे सारे हट गए 225 के परंतु के आधार पर, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल सेक्शन है किसके संबंध में? ओरिजिनल सेक्शन
क्षेत्राधिकार के संबंध में वो 225 है, और इसके आधार पर उच्च न्यायालयों का जुडिक्शन सामान्य तय होता है। और दो प्रकार के जुडिक्शन और हैं उच्च न्यायालय के, वो कौन सा? रिट का जुडिक्शन और उनकी अधीक्षण संबंधी अधिकारिता। दोनों जुडिक्शन सुपरवाइजरी इन नेचर है। दोनों जुडिक्शन हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि दोनों जुडिक्शन सुपरवाइजरी इन नेचर हैं। लेकिन मेरे शब्दों को ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें तोड़ मरोड़ मत करिएगा। हमने ये कहा सुपरवाइजरी इन नेचर है, प्रकृति से। दोनों अधीक्षण की अधिकारिता उच्च न्यायालय को देते हैं। हमने ये नहीं कहा है कि दोनों सुपरवाइजरी जुडिक्शन देते हैं। हमने ये कहा दोनों सुपरवाइजरी इन नेचर हैं। 227 तो सुपरवाइजरी है ही, लेकिन 226 भी सुपरवाइजरी इन नेचर है। कैसे है अभी बात करते हैं, ठीक है। और ये रिट जुडिक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने सोशल वेलफेयर स्टेट, इसका कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। और सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है। ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। कानून में कोई भी बात अगर साबित आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी उस बात का कोई मूल्य नहीं है। आप कहते हो हमने सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम ही नहीं कहते हैं, ये केशवानंद भारती में स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा है। उन्होंने जो 11-12 चीजें, 11 की या 12 ये हमें इस समय याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 11-12 चीजें उसी मुकदमे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर दी थी। और यह कहा था कि इसके अलावा ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। और हम ये लिस्ट बार बार रिव्यू करेंगे और जब भी स्थिति आएगी तो हम बताएंगे कि इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें भारत के संविधान के मूल ढांचे का भाग है। लेकिन वो जो 11-12 चीजें उन्होंने मूल ढांचे का भाग उस मुकदमे में घोषित की थी, उनमें से एक क्या था? बैलेंस इन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान दो चट्टानों पर खड़ा है, एक फंडामेंटल राइट है और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दोनों में से कुछ भी महत्वहीन नहीं है, दोनों के बीच एक संतुलन है। और इस संतुलन को डिस्टर्ब करना, ये भारत के संविधान को डिस्टर्ब करना है, इसलिए वो बिल्कुल भी कम महत्व की चीज नहीं है। और वही है जो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है, क्योंकि वही है जो अनुच्छेद 37 में घोषित करेगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा। सबसे पहले तो वो 36 में कहता है कि यहां राज्य की डेफिनेशन वही रहेगी जो फंडामेंटल राइट्स में है, यानी अनुच्छेद 12 ही जो राज्य को डिफाइन कर रहा है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, वही डिफाइन करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में। और फिर 37-38 ये आप देखते हैं तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ऐसी व्यवस्था ये सुनिश्चित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन के सभी क्षेत्रों को अनुप्राणित करे। ये 37 और 38 ने कहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ही भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। अब जब लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो डेफिनेटली जो राज्य का कार्यकारी अंग है उसका काम बढ़ जाएगा। अरे भाई, जब कुंभ लगेगा तो काम किसका बढ़ेगा? कार्यपालिका का।
क्योंकि टेंट सिटी बसाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था संभालना होगा, लोग वहां जाएंगे, उनकी सुरक्षा है, उनकी चिकित्सा है, उनकी भोजन व्यवस्था है। ये कौन करेगा? न्यायपालिका। अरे भाई वो तो केवल डिस्प्यूट, ठीक है, रिजॉल्विंग सिस्टम है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, और डिस्प्यूट कुछ है नहीं। भाई डिस्प्यूट क्या है? तो न्यायपालिका से मतलब क्या है? विधायिका सिर्फ कानून बनाएगी, तो वह कानून तो बनाना नहीं है, तो विधायिका से लेना देना क्या? तो जाहिर सी बात है, इवेंट कोई हो, काम सरकार का बढ़ेगा। तो अगर हमने ये घोषित कर दिया, और यही कारण है आपको सरकार सबसे महत्वपूर्ण नजर आती है, क्योंकि सरकार सब कुछ करती नजर आती है, इसलिए आपको यह लगता है कि शायद विधायिका, न्यायपालिका, ये सब सरकार के उससे चलती है। खैर आपकी तो बात ही ना करें, आपको तो जाने क्या लगने लगता, कभी आपको लगने लगता कि कोर्ट बहुत बड़ा है, कभी आपको लगने लगता सरकार बहुत बड़ी है, आपकी तो बात ही ना करें, ठीक है। जबकि स्थिति यही है, आपको जो भ्रम होते हैं वो इन्हीं वजहों से होते हैं, जबकि सबके अपने काम हैं, लेकिन चूंकि सरकार के काम बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो जीवन के हर क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई देती है, और इसीलिए उनके एम्प्लॉयज की संख्या सबसे ज्यादा है, और इसीलिए आपको लगता है कि उनके अलावा किसी के एम्प्लॉय होते ही नहीं। जबकि आप देखेंगे संसद में आता है, उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं बुलाते, मार्शल बुलाए जाते हैं, क्योंकि मार्शल विधायिका की पुलिस है, सरकार की पुलिस तो सरकार की है, और विधायिका सरकार से छोटी थोड़ी है, वो भी राज्य की अंग है, तो उसके पास अपनी पुलिस है जिसे मार्शल कहते हैं। तो लोकल पुलिस थोड़ी जाएगी वहां, लोकल पुलिस तो संसद के बाहर रहेगी। बाहर सुरक्षा ये उन्हीं का काम है, बाहर वे प्रमुख हैं, बाहर लोकसभा अध्यक्ष भी आएंगे, वो जो व्यक्ति मार्शल है वो भी आएगा, तो उसकी सुरक्षा उन्हीं को सुनिश्चित करनी है। तो अहम के सवाल नहीं है, जरूरत के सवाल है। तो आपका सरकार, इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, क्योंकि हमने कार्यकारी, ठीक है, सरकार कार्यकारी अंग है, और हमने लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था ये अपना ली। कैसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसके प्रभाव से। अब तो सरकार के कामकाज बढ़ गए, तो सरकार को ताकत ज्यादा देनी है। जब ताकत ही नहीं होगी तो काम करे कैसे आदमी? तो सरकार बहुत ताकतवर हो गई। अब सरकार जब बहुत ताकतवर हो गई, तो सरकार गड़बड़ भी कर सकती है, ठीक है। सरकार काम सारे करेगी, लेकिन काम कैसे करेगी ये विधायिका बताएगी। और जैसे विधायिका ने काम करना बताया है, अर्थात सरकार के काम करने के लिए जो कानून विधायिका ने बनाया है, उस हिसाब से सरकार ने काम किया या नहीं किया, सिर्फ बहाना कर रही है कि हम वैसे ही कर रहे हैं, ये देखने का काम न्यायपालिका का है। इसको न्यायपालिका देखेगी। तो न्यायपालिका देखे, इसके लिए उसके पास आंखें तो हो, और सिर्फ आंखें ही ना हो, कुछ और भी हो, ताकि सिर्फ देखते ही न रह जाओ, ठीक है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सब देखते ही रह गए, हालांकि शक्ति संपन्न भी थे, और इसीलिए उन्हें दंड भी मिला। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्वयं भगवान ने खड़े होकर, जिन्हें भगवान कहते हैं, स्वयं उन्होंने खड़े होकर उस व्यक्ति को आदेश दिया हो जो उन्हें मार डालने में सक्षम हो, कि मार डालो। इससे ज्यादा अपमानजनक बात और किसी के लिए क्या हो सकती है? वो भी उन जैसे महापुरुषों के लिए। आपके लिए तो जूते भी पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, आप तो अपने, लेकिन उन जैसे लोगों के लिए वही बात है कि राम की आज्ञा का उल्लंघन लक्ष्मण ने किया। कहते हैं राम ने पर्टिकुलर समय पर, जब उनका दुनिया से जाने का समय हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि अब दुनिया से जाने का समय हो रहा है, तो कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि हमारे उसमें मत घुसना, हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मण के सामने ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि उन्हें घुसना ही पड़ा। तो कहा कि अब तो मरना ही पड़ेगा। तो लोगों ने बताया कि नहीं, लक्ष्मण सत्पुरुष हैं, लोगों को राम की योजना की जानकारी थोड़ी है, तो वो सत्पुरुष हैं। तो अगर सत्पुरुष की निंदा भी कर दी जाए
तो उसकी मृत्यु जैसा है। तो लक्ष्मण की निंदा कर देनी चाहिए, बात छोड़ देनी चाहिए। यानी हम इस प्रसंग से आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि सत्पुरुषों के लिए तो निंदा भी बहुत बड़ी चीज है, और आपके लिए जूते भी बड़ी चीज नहीं है। तो वो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चीज है। तो इससे बड़ा अपमान किसी का क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान खड़े होकर कहें कि इन्हें मार डालो, खत्म करो। ये ठीक लोग नहीं है। न्यायालय नहीं, स्वयं ईश्वर अगर ये कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो देखते ही रह गए बस, और कुछ किया ही नहीं, जबकि शक्ति संपन्न थे। अगर शक्ति संपन्न न होते, विदुर शक्ति संपन्न नहीं है, ठीक है, विदुर उस सभा में शक्ति संपन्न नहीं है, देखते विदुर भी रह गए, लेकिन विदुर के घर जाकर उन्होंने खाना खाया है, ठीक है, क्योंकि विदुर कुछ कर नहीं सकते थे। चाहते तो क्या कर लेते, और ये लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इनके सामने था ही कौन, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ देखते ही रह गए। तो सिर्फ देखते ही न्यायपालिका न रह जाए, इसके लिए शक्ति संपन्न उसे बनाना जरूरी है, ताकि अगर सरकार जिस ढंग से उसे काम करने को कहा गया है उस ढंग से न करे, तो फिर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सके, और हस्तक्षेप करने की जो उसे ताकत दी, और हस्तक्षेप करने के लिए जो उसे अस्त्र और शस्त्र ये उपलब्ध कराए, वो 226 है। तो 226 की प्रकृति कैसी हो गई? सुपरवाइजरी, अधीक्षण की ही शक्ति तो हो गई। देखेंगे अधीक्षण का मतलब क्या होता है, सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन यही तो है, अगर तोड़ दे शब्द को, विजन माने दृष्टि, और विजन माने दृष्टिकोण, यह भी होता है। विजन माने निरीक्षण, यह भी होता है। तो सुपरविजन, आपके ऊपर कोई रहेगा जो देखेगा, आंख रखेगा आप पर, आप ठीक कर रहे हैं नहीं, और नहीं कर रहे होंगे टोकेंगे, ठीक है। तो यहां सरकार उसी ढंग से चल रही है जिस ढंग से उसे चलना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य को, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाए रखने के लिए ये देखने का काम न्यायपालिका के पास है, और सिर्फ देखने का नहीं बल्कि करेक्ट करने का काम भी है। और करेक्ट कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, रिट, ठीक है, विच मे बी इन द नेचर ऑफ हैबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्चेरियो, को वारंटो, प्रोविजन एक्सेट्रा। तो जो नेचर हुआ इस शक्ति का, वो कैसा हो गया? सुपरवाइजरी। ये अपीलेट जुडिक्शन नहीं है, ये रिविजनल जुडिक्शन नहीं है। अपीलेट जुडिक्शन और रिविजनल जुडिक्शन ये करेक्टिव जुडिक्शन है। आप गलती करोगे, हम संभालेंगे, ठीक है ना। और सुपरवाइजरी जुडिक्शन में हम रोकेंगे, संभालेंगे नहीं, हम रोकेंगे और आपसे कहेंगे ठीक करो, आप ही से करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम किसी के साथ कहीं गए थे, तो वो डीएम साहब से कह रहे थे कि फला व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, उसे हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको इससे मतलब है कि वो आपकी बात माने, यानी वो सुपीरियर ऑफिसर थे तो आपको फॉलो करे, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करे, आपको इससे मतलब है, या आपको इससे मतलब है कि वो उस सीट पर न रहे? उस सीट पर न रहे आपको अगर इससे मतलब है तो आपको व्यक्ति से कहना है, आप उसे नहीं देखना चाहते। और अगर समस्या आपकी यह है कि वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, तो वो करेगा कल से, करे कैसे नहीं, ठीक है। तो अगर समस्या इससे है तो उसके ट्रांसफर की क्या जरूरत, वही करेगा। और अच्छा अगला हम भेज दें, वो भी ना करे तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो व्यक्ति इससे नफरत है या वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, इससे समस्या है, ये तय करना पड़ेगा ना। तो जो रिट जुडिक्शन, ये जो सारी बात हमने बोली है, ये मूल है उस अंतर का जो 226 और 227 में आएगा। दोनों सुपरवाइजरी जुडिक्शन, 226 भी और 227 भी, दोनों सुपरवाइजरी, और इसीलिए ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, लेकिन फिर भी अंतर है। और वो उच्चतम न्यायालय ने स्वयं निर्धारित किया है। एक मुकदमा है सूर्यदेवी, नहीं सूर्यदेव,
आगे क्या है हमें ध्यान नहीं है, देख लेंगे, कल बता देंगे। उसमें स्वयं उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि नहीं, अंतर है दोनों सुपरवाइजरी ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर है, और वो अंतर यहीं पर इसी मूल पर आधारित है कि एक सिर्फ सुपरविजन करेंगे, आपको बताएंगे आपने गलत किया और ठीक करिए, और सबको बताएंगे मीनिंग देर भाई राज्य के तीनों अंगों को बताएंगे। न्यायालय गलत करेगा तो भी सरसरियो प्रोविजन ये जारी करेंगे, कोई सी जुडिशियल अथॉरिटी वो करेंगे, उन्हें भी बताएंगे, विधायिका गलत करेगी उसे भी बताएंगे, एग्जीक्यूटिव गलत करेगी उसे भी बताएंगे, और न्यायालय के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि वो गलत करेगा। ठीक है ना, गलत करना अलग बात है और गलत हो जाना अलग बात है। गलत हो सकता है, गलत करेंगे ये नहीं। एक क्षण भी हमें पता लग जाएगा कि गलती हो रही है हमसे, तो वो छोटा है बड़ा है, कौन हमारी गलती की ओर इंगित कर रहा है, हम तुरंत उसे करेक्ट करेंगे। गलती हो जाना अलग बात है और गलती करना ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। न्यायालय के बारे में ये नहीं माना जा सकता कि वो गलत करेगा, गलत हो सकता है, और गलत हो गया इसी के लिए उसे करेक्टिव जुडिक्शन दिया गया है। आप देखेंगे अनुच्छेद 225 में क्या कहा उन्होंने कि इससे पूर्व जितनी अधिकारिताओं का प्रयोग उच्च न्यायालय करता है वो सब करेगा, समुचित विधानमंडल जो उसे देगा वो करेगा। अब मान लीजिए समुचित विधानमंडल इससे पूर्व जो विधियां बनाई हैं समुचित विधानमंडल ने, उनमें से किसी में उसे रिव्यू की शक्ति नहीं दी गई उच्च न्यायालय को। ठीक है, अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की शक्ति अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन अनुच्छेद 137 जैसा कोई आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय के संबंध में। और मान लीजिए विधियां रिव्यू की शक्ति जैसे सीआरपीसी नहीं दे रही, किसी न्यायालय को नहीं दे रही, भाई रिव्यू की शक्ति कहां दे रही है। और अगर अपीलेट ओरिजिनल जुडिक्शन में, भाई उच्च न्यायालय तो दंड न्यायालय भी है धारा 6 के मुताबिक, अगर दंड न्यायालय की तरह काम कर रहा हो, कोई मुकदमा डिसाइड करता है तो रिव्यू की शक्ति तो नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उच्च न्यायालय है, 226 की शक्ति तो है उसे, 225 की शक्ति तो है उसे, और 226 में करेक्ट करने की शक्ति। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे में यह डिसाइड किया है कि भले ही किसी भी कानून में रिव्यू करने की शक्ति उच्च न्यायालय को न भी दी गई हो तो भी उसे रिव्यू करने की शक्ति है, तो भी उसे रिव्यू करने की शक्ति है, वो रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो संगठन है वो इसीलिए है कि वो सुपरवाइज करें सारी चीजों को। तो गलत हो जाना अलग बात है और गलत करना ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। उच्च न्यायालय के बारे में ये नहीं माना जा सकता कि वो गलत करेगा, गलत हो सकता है, और गलत हो सकता है तो उसे ठीक करने के लिए अनुच्छेद 137 में उन्हें शक्ति मिली, और अब तो वो क्यूरेटिव पिटीशन तक आ गए हैं गलत को ठीक करने के लिए। ठीक है ना, कि गलत हो गया तो ठीक करो। और अभी हम लोग जब 226 पर बात करेंगे तो यह भी आएगा कि अगर एक रिट हमने दायर की और रिजेक्ट हो गई और बाद में पता लगा कि गलत रिजेक्ट हुई तो दोबारा भी आ जाएगी। यद्यपि रेस जुडिकेटा लागू होता है यानी इस रूप में लागू होता है कि बाध्यता के रूप में नहीं, न्यायालय की अपनी इच्छा के आधार पर या उसके विचार के आधार पर। तो ये सुपरवाइजरी जुडिक्शन है, लेकिन इसमें सिर्फ वो ये बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, आप ही करिए। और जो सुपरवाइजरी जुडिक्शन है उनका अनुच्छेद 227 का, उसमें वो ये भी बताते हैं कि गलत किया ठीक करो, और ये भी कर सकते हैं कि हम ही ठीक किए देते हैं। ये बेसिक फर्क है दोनों का, कल इसे कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे।